ओके, तो इससे पहले कि हम लोग फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करें, आपको मैं कुछ 2-4 बातें बता देना चाहूँगा, है ना? आपको क्या-क्या आना चाहिए पहली बात तो। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि जैसे आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने आना चाहिए। मैं आपको साइन थीटा हाफ दे दूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कब-कब हाफ होता है 0 से 360 में। जैसे अपने को इतना तो पता था ना 30 पे हाफ होता है, 150 पे हाफ होता है, दैट्स इट। बाकी फिर 2 जगह और माइनस हाफ होता है। तो ये सब अब पता होना चाहिए आपको, जैसे ये π/6 है, ये 5π/6 है, लाइक दैट। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको मैं लिखने को बोलता हूँ तो वो आपको पता होना चाहिए, जो अपन ने एस एल लोनी के एग्जाम्पल 11 में किया होगा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना होगा। थोड़ा थोड़ा रिवाइज मैं करवा दूंगा आपको। दूसरी बात, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना? आपको ग्राफ्स पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कब ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, कब ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, कब ग्राफ हवा में लटका हुआ होता है, कब ग्राफ टच करता है ना? कब ग्राफ कट करता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। मैं हार्डली आपसे 30 सेकेंड्स लूँगा और आपको ये तुरंत समझा देता हूँ। ग्राफ ऊपर तब लटका होता है जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, है ना? और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो वो नीचे की तरफ खुला हुआ होता है। ऊपर की तरफ खुला रहेगा जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और लटकेगा कब? जब उसका एक भी रूट नहीं होगा, है ना? यहाँ पे एक रूट है तो इधर की कंडीशन क्या होगी? d इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन d पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दो रूट है ना साफ साफ। जब एक भी रूट नहीं आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि तब बोल दोगे d नेगेटिव है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। तीसरी बात, आपको सेट थ्योरी, एकदम बेसिक सेट थ्योरी आना चाहिए, है ना? और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको रिलेशंस जो है वो भी बहुत बेसिक का आना चाहिए कि व्हाट इज़ अ रिलेशन एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज दीज आर द प्रीरिक्विजिट, है ना? और एक बात और बता देना चाहूँगा, 11th क्लास में भी आपको मैंने बेसिक फंक्शन पढ़ाया था, आपके बोर्ड लेवल का। अभी अपन जो फंक्शन पढ़ेंगे, वी विल रिपीट ऑल दोज थिंग्स डेफिनेटली, बट ये चीज़ तो आनी चाहिए। और वो वाली जो चीज़ मैंने आपको उस समय पढ़ाई थी उनको भी आप रिवाइज कर ले, क्योंकि मैंने आपको वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब पढ़ाया था। मुझे पता है आप लोग भूल गए होंगे, तो टेंशन नहीं लेना, मैं सब पढ़ाऊंगा। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप लोग रिवाइज कर ले एक बार, है ना? नहीं भी करते हो तो भी मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो एक दो डाउट आपको ये भी आएंगे कि आप फंक्शंस में जो नोट्स बना चुके थे, है ना, और जो चीज़ मैं लिखवा चुका हूँ वो चीज़ दोबारा लिखनी है कि आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, कुछ कंजूसी नहीं करना है लिखने में। आई जस्ट स्टार्ट इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, और कोई डाउट हो अगर आपको तो आप लिख सकते हो। पुराने चैप्टर्स की डीपीपीज अपन धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, फंक्शंस होता क्या है? पहले अपन अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते, फिर हिंदी में समझ लेंगे, है ना? लिखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। आगे लिखें, एंड मैं आपको ये डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ पहले, लेकिन अपन इसको फिर से फ्रेशली लिखेंगे, फिर से समझेंगे। एंड देयर एग्जिस्ट अ रूल और नंबर और करस्पॉन्डेंस एफ, है ना? ये एफ वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज दूंगा मैं आपको, है ना आदित्य? मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोग मॉड्यूल पे ध्यान दें, है ना? डीपीपी जो है वो रेडी है आपकी 10 तक। मैं धीरे धीरे करके आपको वो छोटा छोटा डोज दूंगा। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ ए a unique element in B। ठीक है, तो आप आगे लिखे, देन f is called सबमिट गया, a function or mapping, a function or mapping, one second, from A to B।
ठीक है, चलिए इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ देखिएगा फिर। एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा भी लिखते हैं ए से बी तक अंडर फंक्शनल रूल एफ। ठीक है, ओके, लिख लो इसको, है ना, आप लोग लिख लो, विच रीड्स, क्या रीड करता है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, या ऐसा ही बोलते कुछ कुछ की, और एफ एफ जो है वो मैप्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब वो ए से बी तक मैप हो रहा है कुछ पर्टिकुलर रूल के अंडर। सही बात है। अच्छा, देखो यार, चलो आप लोग लिखो यहाँ तक, है ना। देखो भाई, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि आपकी लाइफ की आज नई शुरुआत हो रही है ना, क्योंकि आज जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये अपन ने बहुत बेसिक पढ़ा भी है ना, उससे अपना काफ़ी टाइम वहाँ पे गया है बेसिक पढ़ने में। बट अपन एडवांस वर्जन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बेसिक दोबारा पढ़ाऊँगा, तो आप इसको एक नई शुरुआत की तरह देखें। और आप अगर पीछे का कोई भी चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो जस्ट लेट इट गो फॉर द टाइम बीइंग, अपन उसको बाद में कवर करेंगे, है ना। और जो रीसेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, जैसे आपका लास्ट चैप्टर जो था और लास्ट टू लास्ट चैप्टर जो था, उसकी डीपीपीज मैं आपको, है ना, टाइम टाइम पर देते रहूँगा, और ताकि रिवीजन होते जाए। सही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आप, और फंक्शन का एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपको फंक्शंस आता है तो आपको लिमिट्स में बहुत ज़्यादा आसानी लगेगी। कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी आर प्रीटी मच सेम। फंक्शन में आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा, बहुत सारे फंक्शंस का, और उन ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ जो तरह तरह की होती वो सब सीखेंगे अपन, है ना। एकदम मतलब आप एकदम मेरे को रिलीजियसली फॉलो करते हो, ईमानदारी से फॉलो करते हो, नोट्स पढ़ते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो और मॉड्यूल करते हो, तो आपको मैं एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा ग्राफ का। एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्राफ में ऐसी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, और आप जो ग्राफ बोला जाएगा आपसे वो ग्राफ आप बना लेंगे। ठीक है, दुनिया का कोई भी ग्राफ आप बनाने के सक्षम रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो फंक्शन की मैपिंग जो होती है वो एक सेट से लेकर दूसरे सेट की ओर होती है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, और एक सेट है मेरे पास बी सेट है मेरे पास, कुछ यूनिक लेते हैं ना, ए बी एंड सी एलिमेंट है इसमें। ओके, आपकी मैपिंग जो हो रही है वो ए से लेकर बी में हो रही है, और वो किस तरह से हो रही है उसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो वो जो डायग्राम यूज़ करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन एक तरीके से सेट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इंक बदल के। देखो भाई, सेट डायग्राम में होता क्या है ना, शांति से समझिएगा। किसी भी सेट को आप लोग ऐसे एक ओवल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो ओवल स्ट्रक्चर होता है अपन उससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये दूसरा सेट जो है उसको भी इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ये वाला सेट जो है इसको मैं सेट ए बोलता हूँ, मतलब इस वाले ओवल के अंदर सेट ए के एलिमेंट रहेंगे और इधर सेट बी के एलिमेंट रहेंगे, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। अच्छा, मैपिंग किसके बीच में हो रही है, ए से बी के बीच में ना, ए से बी के बीच में मैपिंग हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर एक ऐसा एरो बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में मैपिंग हो रही है। इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ। ठीक है, सेट बी को मैं इधर लिख देता हूँ ताकि ये अड़चन ना लगाए, ए बी एंड सी। ओके, चलिए, सेट ए में क्या क्या, अच्छा ये किस रूल के अंतर्गत इनकी मैपिंग हो रही है, एफ रूल के अंतर्गत। तो ये लिखने का बस तरीका है कि आप यहाँ पे एफ लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है। मान लीजिए, क्या मैंने तो आपको पहले ही बताया ना कि सेट ए जो है उसमें इतने एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, ए बी एंड सी। ठीक है, अभी हम ऐसा कुछ एक मैपिंग मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि 1 जो है इट हैज़ बीन मैप्ड टू ए, 2 को मैप किया गया है 4 के बी के साथ, और 3 को मैप किया गया है सी के साथ। ठीक है, तो ये एक तरह की मैपिंग हो गई।
सही बात है। तो वही चीज़ अपन ने डेफिनेशन में लिखी कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड देयर एग्जिस्ट अ रूल और नंबर और करस्पॉन्डेंस। ये एक रूल है, एक नंबर है या करस्पॉन्डेंस है एफ, ठीक है, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट इन बी। आपको ये दिख रहा होगा ना कि ए में जो हर एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ो, गोला मारो और देखोगे ना आप ये पाओगे कि उस एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट ऑफ बी में मैप किया गया है। ठीक है, यूनिक एलिमेंट इसलिए क्योंकि वन जो है इट हैज बीन मैप्ड टू ए फॉर एप्पल। ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि वन की मैपिंग बी फॉर बॉल के साथ भी हो जाए, तो ये यूनिक नहीं हुआ ना, ये यूनिक नहीं हुआ। तो यूनिक होना चाहिए, हर किसी की मैपिंग एक के साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या हो जाती है बच्चों, कि हर एक की मैपिंग एक के साथ ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए इसी चीज को अपन आगे लिखेंगे अभी। और आप लोग लिखो। यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, देखो ये ए जो है वो वन से मैप्ड है। अच्छा, वन पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं इसको, है ना, ध्यान से देखिएगा। ए को आप लोग कहोगे एफ इमेज ऑफ वन। ए विल बी, यहां लिख लो शॉर्ट में, ए विल बी कॉल्ड एज एफ इमेज ऑफ वन। ठीक है, और सिंपली इमेज ऑफ वन। ठीक है, वन की इमेज कौन, ए, टू की इमेज कौन, बी, थ्री की इमेज कौन, सी। ठीक है, बोलने का तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए किसकी क्या इमेज है। ठीक है, और लिख लो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन। है ना, मैं आपको समझाता हूँ ये सब बातें। तीन तरह से अपन ए को एड्रेस कर सकते हैं। ए को आप क्या बोलोगे, ए जो है वो वन की परछाई है ना, क्योंकि वन डालने पर आपको आउटपुट ए मिल रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि या तो ए जो है दैट इज इमेज ऑफ वन, या तो आप लिख देंगे एफ इमेज, इमेज बोलो या एफ इमेज बोलो, है ना, या सिंपली ये बोल सकते हो आपकी वैल्यू है, ए जो है दैट इज वैल्यू ऑफ वन, ए इज वैल्यू ऑफ वन, ए वन का वैल्यू है। ओके, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि वन, टू एंड थ्री देयर आर्ग्यूमेंट और प्री इमेज, आर्ग्यूमेंट और प्री इमेज और इनपुट। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन इनपुट बोलते हैं, इसको अपन आउटपुट बोलते हैं। तो ये इनपुट वाला पार्ट जो होता है वो आर्ग्यूमेंट भी कहलाता है। और आप ए बी सी को आप क्या बोल सकते हो, देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ए बी सी आर करस्पॉन्डिंग आउटपुट। अब ये तो हुई भाई ज्ञान की बातें, करस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा कि हाँ यार अपन ने ये सब जो है थोड़ा सा पढ़ा तो था, है ना, लेकिन हम लोग बहुत नालायक है, हमने रिवाइज नहीं करा, ये भी आपको लग रहा होगा, लगना चाहिए, है ना। चलिए आप लोग लिखो यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और डेफिनेशन फंक्शन की होती है, वो हमेशा मैं लिखवाता हूँ, है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखवाई होगी और इस बार भी लिखवाऊंगा, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन टू। ये ज़्यादा प्यारी डेफिनेशन, दिस इज वन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, हैव अ लुक। लिखो फर्स्ट, रिलेशन आर, फर्स्ट हटा दो आप, डायरेक्टली अपन पॉइंट जो नीचे लिखेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं ना, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। मैं फटाफट अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ, फिर हिंदी में समझा दूंगा आपको मैं, है ना, समझ तो देखो अपने को देसी भाषा में ही आएगा, तो अपन लिख लेते पहले, है ना।
देखो पहला, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ some element of B, और ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग लिखते जाइए, और अगर आप लिख रहे हो तो उससे पहले आप एक चीज़ मेरे से समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट हमारे पास ये है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक एलिमेंट इस सेट का, 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, और इस सेट के भी 3 एलिमेंट, इनमें मैपिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इनमें मैपिंग कुछ इस तरह से है। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली मैपिंग जो है ये एक्चुअली एक फंक्शनल मैपिंग है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलेंगे अपन? अब मेरी बात आपको ध्यान से सुनना है ना, वो बात जो मैं आपको कह रहा था कि मैं देसी भाषा में समझाने वाला हूँ, वो अब समझाने वाला हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एलिमेंट खर्च हो जाना चाहिए। ए का कोई भी एलिमेंट लास्ट में खाली नहीं बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की इमेज नहीं बनी हो। समझ में आ रहा है आपको? ए के एलिमेंट में मतलब ऐसा नहीं हो कि यहां पर ये वाला बिंदु खाली रह गया हो, इसकी इमेज नहीं बन पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी कहीं ना कहीं तो इमेज बन जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर बी में कोई खाली रह जाता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी में अगर कुछ खाली रह भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है अपने को? पक्का? अच्छा, तीसरी बात ये है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए का हर एलिमेंट ए का, उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको समझाने का बहुत प्यारा तरीका है कि देखो भाई, अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा इमेज बना दूं, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, सेट ए का एक एलिमेंट, इसकी इमेज ये भी बन रही है और ये भी बन रही है, तो भाई ये तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक के 2 लफड़े हो गए, एक के 2 लफड़े नहीं होने चाहिए ना। आपको तो पता ही है कि लफड़ा क्या होता है ना, तो एक का 2 लफड़ा नहीं होना चाहिए। बस जब तक ये दिक्कत नहीं है तब तक आप बोल दोगे कि हाँ ठीक है, फंक्शन तो है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। सम एलिमेंट ऑफ बी मतलब क्या होगा कि बी का कोई एलिमेंट अगर रह भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? अगर रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे पहले, वो मैं आज भी दूंगा, है ना, वो अपन खत्म करेंगे 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम्म ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले मैं ढांचा तैयार कर दूं ना यार, मेरे को ज़्यादा मेहनत लग रही है यहाँ पे। ढांचा नंबर 4। हाँ भाई, 4 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपको बताना है कौन कौन सी मैपिंग फंक्शनल मैपिंग है, और आप सब लोग आराम से कर पाओगे ना, मुझे बहुत भरोसा है आप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली मैपिंग ये इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका सेट ए, ये रहा आपका सेट बी, और ये रहा फंक्शन, है ना। आपको बताना है कि कौन कौन सा मैपिंग जो है वो फंक्शनल मैपिंग है। ओके, चलिए शुरू हो जाइए। एक साथ बताना है ना, पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ, मेरे को
हार्डली 60 सेकेंड्स लगेगा लिखने में। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला देखते हैं अपन। ये भी आपका ए टू बी हो गया, एक साथ आंसर देना, ठीक है, अकेले अकेले मत दे देना कि फर्स्ट है सेकंड नहीं है। हाँ, अब लास्ट वाला लिखते हैं अपन। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, यहाँ से आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, अब टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 30 सेकंड्स, टाइप करो फटाफट। हर क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड लगेगा देखने में, बस 3 सेकंड में बता सकते हो कि फंक्शनल मैपिंग है या नहीं। फास्ट। वन थ्री फोर। ओके, चलिए, तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं जब तक मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पहले में अपन ने देखा कि हर किसी की एक इमेज, हर किसी का एक लफड़ा होना चाहिए बस। यहाँ पे कोई खाली है नहीं है, बहुत अच्छा। यहाँ पे कोई खाली है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, दिस इज अ फंक्शन, है ना। यहाँ पे देखते हैं हर किसी का एक लफड़ा है, हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ से कोई खाली है, अरे ये गड़बड़ हो गई ना, इधर कोई खाली नहीं बचना चाहिए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे आते हैं, हर किसी का एक लफड़ा है क्या, हाँ इसका भी एक है, इसका भी एक है। अच्छा, इन दोनों का जो लफड़ा है ना, देखोगे आप, इन दोनों का लफड़ा एक ही इंसान के साथ है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, है तो एक एक ना, इसका एक ही है और इसका एक ही है। बस जब तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपकी बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इन तीनों का लफड़ा एक ही इंसान के साथ, तो वो भी चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला भी फंक्शन है। अच्छा, ये सेट बी में कुछ कुछ एलिमेंट खाली छूट गए हैं ना, कुछ कुछ एलिमेंट खाली छूट गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए में खाली नहीं छूटने चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारे खाली छूट गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई खाली नहीं है। फिर अपन ने देखा हर किसी का एक 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 लफड़ा है, तो चलेगा, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। और ये फंक्शन नहीं, कोई एक फंक्शन नहीं था ना मैंने, हाँ ये नहीं था, तो 134 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है ना सर, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि फंक्शनल मैपिंग वैलिड कब है और इनवैलिड कब है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, लिखिए डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा, थर्ड वाला फंक्शन है, तो मैक्सिमम लोगों ने दिया था, कृतिका आपने दिया था कि थर्ड वाला भी नहीं होगा, फिर आपने दिया है कि नहीं वो होगा, चेंज कर लिया उसको, गुड। ठीक है, तो कशिश, आदित्य, सानिका, कीर्ति, सागर, निखिल, संजना, किरुतिका, आदित्य, और इनफैक्ट सभी ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो किसी का गलत होता मैं ज़रूर पॉइंट आउट करता। चलिए, कोडोमेन, डोमेन और रेंज देखते हैं अपन, है ना। मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा अगेन, तो देखिएगा, है ना। ये है अपने पास एक पहला फंक्शनल मैपिंग, और एक और फंक्शनल मैपिंग मैं बनाता हूँ आपके लिए, ये है दूसरी फंक्शनल मैपिंग। ठीक है, अच्छा, चलिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये फंक्शनल मैपिंग है। मैं स्टार्टिंग में गलत बोल रहा था, वो तो खैर सेट है ना, ये दोनों ओवल जो है वो सेट है। मान लो इधर क्या है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और इधर कितने एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब अपने को इतना तो समझ में आ गया कि मुकाबला जो है वो बराबरी का नहीं है, इधर 4 है इधर 6, तो यहाँ से कोई ना कोई तो शायद शायद छूटेगा, ऐसा अपने को फील आ रही है। ठीक है, चलिए, मैं एक है ना रैंडम सी मैपिंग कर देता हूँ। 1 की मैपिंग जो है वो A4 आगरा के साथ है,
2 की मैपिंग जो है वो B फॉर बॉम्बे के साथ है, 3 की मैपिंग C फॉर कैलकाटा के साथ है और 4 की मैपिंग D फॉर दिल्ली के साथ है। बहुत ही सुंदर सी मैपिंग कर दी। ये दोनों बेचारे, इनको कुछ नहीं मिला, ये खाली बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली रह सकते हैं। अब जो डोमेन की बात होती है ना, पहली बात तो इट इज़ अ वैलिड फंक्शन है ना, आप लोग लिख लेना, ठीक है, आप लोग लिखेंगे कि ये वैलिड फंक्शन है। और दूसरी बात, ये फंक्शन जो है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, f जो है वो a से b तक मैप्ड है, ठीक है। अच्छा, अब जो सेट A होता है, जो पहला वाला सेट होता है ना, उसको अपन हमेशा क्या कहेंगे, डोमेन। तो ये वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सबको अपन क्या कहेंगे, डोमेन। तो लिखिए, डोमेन क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट सेट A। समझ में आ रहा है, डोमेन आ जाएगा कंप्लीट सेट A, दैट इज एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, रेंज, रेंज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेंज के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको यहाँ पे देखना है, आगे देखिए आप, है ना, लिखना छोड़ दीजिए, आगे देखिए, राइट हैंड साइड में जो सेट बी है, उस सेट बी में किस किस की मैपिंग हो रखी है। देखो जल्दी से, उस पर गोला मारते ही, इसकी मैपिंग हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई और इसकी हो गई, किसकी नहीं हुई है, ये रह गया है और ये रह गया है। तो एक्चुअली जो जो सर्कल आउट किए ना मैंने, वो हिस्से जो है वो डोमेन में आ जाएंगे, सॉरी रेंज में आ जाएंगे। ए बी सी डी विल बी द रेंज, क्योंकि इनकी मैपिंग हो गई है, ठीक है। तो रेंज को अपन क्या बोलते हैं, सेट, नॉट सेट बी, ए बी सी एंड डी, इन चारों की मैपिंग हो रखी है, ठीक है। तो जिसकी मैपिंग हो जाती है सेट बी में, वो सब रेंज के हिस्से में आते हैं, और को डोमेन में क्या आ जाता है आपका, कंप्लीट सेट बी। ये जो सेट बी है ना, इसको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन। इस पूरी चीज को अपन कोडोमेन कहते हैं। ये समझ में आ रहा है। तो ए बी सी डी आ गया रेंज, 1 2 3 4 आ गया डोमेन, और कोडोमेन क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। इस चीज को आप ध्यान रखना। आपको जनरली कोडोमेन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे कि कोडोमेन क्या है बताइए, है ना, लेकिन आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं गलती बता देता हूँ। गलती ये करते हैं कि सेट बी जो होता है ना, उसको ही पूरा रेंज बोल देते हैं। सेट बी रेंज नहीं है ना, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग हो गई है ना। तो लिखो दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर बीन मैप्ड, या लिख दो विच आर मैप्ड, ठीक है। सेट बी मतलब सिंपली कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी होगा वो डोमेन, को डोमेन में कहलाएगा, ठीक है। आसान पार्ट था ये तो, एक दो नोट लिखवा देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ जल्दी से मुझे कि जो रेंज है वो क्या है, एबीसीडी, और कोडोमेन क्या है, एबीसीडी ई एफ। तो आप बताओ मुझे कि क्या, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, कि जो रेंज है, जो रेंज है, ये चारों एलिमेंट, आर दे सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि कोडोमेन क्या है, पूरा ये, और रेंज क्या है, इसका छोटा सा एक हिस्सा, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आप नोट नंबर 1 लिखें, डायरेक्टली नोट लिखे, रेंज इज अ सबसेट, range is a subset of कोडोमेन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड नोट लिखवाता हूं मैं आपको। अच्छा, अब देखो यार, आपको हमेशा ये सब अंडों वाला डायग्राम थोड़ी बना के दिया जाएगा कि ये एक पहला अंडा, दूसरा अंडा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, बताओ रेंज क्या है, डोमेन क्या है। आपको तो हमेशा डेफिनेशन दी जाएगी, रूल दिया जाएगा। अगर रूल दिया जाएगा तो डोमेन कैसे डिफाइन होती है, वो उसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ। पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि फिर लिखने में आपको ज़्यादा सेंस लगे। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, रूल क्या होता है ना फंक्शन का, ये हो गया आपका वन ऑफ द फंक्शंस, ये हो गया आपका एक फंक्शन, 1/x। अरे ये एक फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिस इज डेफिनेटली ए फंक्शन। एक बात बताओ मुझे कि ये वाला फंक्शन कब कब डिफाइंड है, कौन कौन से x की वैल्यू के लिए ये बुरा मान जाएगा, सिर्फ 0। अगर आप x की जगह 0 डालते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब जाके ये फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी।
अच्छा, जीरो के अलावा कोई और नंबर डाल के देखो, क्या कोई दिक्कत है इसे? बिल्कुल भी नहीं, जीरो के अलावा सारे नंबर चलेंगे। तो कौन सा नंबर इसमें अलाउड नहीं है? जीरो। तो आप क्या बोल दो कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? दोज नंबर्स विच आर अलाउड, जो नंबर इसमें रखे जा सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल सेट जीरो, एलिमेंटल जीरो हटा देंगे, तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो डोमेन आ गया। इसको मैं अंग्रेजी में लिखवाने जाऊंगा अगर, तो देखिए क्या आ जाएगा, इफ ओनली द रूल ऑफ द फंक्शन इज गिवन, लिखो इफ ओनली द रूल ऑफ द फंक्शन is given, then the domain of the function, then the domain of the function is a set of all those, is a set of those real numbers where function is defined। देखो जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वही चीज़ अंग्रेजी में लिखी है, आप पढ़ोगे तो आपको सेंसफुल भी लगेगा, ठीक है। वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, एक बार इसको पढ़ो तो सही आगे से पीछे तक, आप इट विल मेक सेंस। क्या लिखा है? 1/x, 1/x कब कब डिफाइंड है? फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो वो उसका डोमेन हो गया। वही चीज लिखी है, इफ ओनली द रूल ऑफ द फंक्शन इज गिवन देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अ सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड लिख दो ना, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द डोमेन ऑफ, ठीक है। पहले अपने को रूट एक्स का डोमेन निकालना है, दूसरे में अपने को 1/x का डोमेन निकालना है, तीसरे में आपको 1/x-1 का डोमेन निकालना है, फिर आपको निकालना है 1/x प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो मैं आपको डोमेन निकाल के देता हूँ, है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो रूट एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? रूट एक्स का डोमेन हो जाएगा जहां जहां पर अंडर रूट खुश है। आपको पता है अंडर रूट कब कब खुश होता है? अंडर रूट को खुश रखने के लिए आपको अंदर वाला नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना चाहिए। नहीं आया समझ में? फिर से सुनना है ना, फिर से सुनना अच्छे से। अंडर रूट कब दुखी हो जाता है ये सोचते हैं, जब उसके अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाए। अरे भाई अंडर रूट ऑफ -2 क्या ये अब रियल है? नहीं, ये तो अब इमेजिनरी हो गया। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तब उसको दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो अंडर रूट के अंदर का जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहले वाले का डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो जो एक्स इसमें रखे जा सकते हैं वो डोमेन हो जाता है, सिंपल। जो एक्स आप रख सकते हैं वही डोमेन है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। इसको अगर अंग्रेजी में लिखना है सेट की भाषा में तो आप ऐसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, चलेगा? चलिए, ये उसका हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऐसे लिखते हैं ना, तरीका ये होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ देखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर आप लिखोगे तो बताइए भाई कौन से एक्स में रख सकता हूँ? मैं सारे एक्स रख सकता हूँ, बस 0 नहीं रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सेकंड वाला क्योंकि 1/x है। थर्ड वाले में देखते हैं, आप सारे एक्स रख सकते हो, बस 1 नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी आप सारे नंबर रख सकते हो, है ना, आप सारे नंबर रख सकते हो, लेकिन 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 आप 0 नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। फिर हमने इसकी तरफ देखा, अरे तेरी तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डोमेन क्या होता है? रूट एक्स का डोमेन तो आप खुद से सोच सकते हो कि अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, ये पार्ट, ये थोड़ा सा दो फंक्शन आ गए ना इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है? रूट एक्स, ये जो एक्स है दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अपने को पता चला कि यार 0 रखने से दिक्कत है, 0 रखने से ये वाला पार्ट गुस्सा हो जाएगा।
तो हमको जो इक्वल वाला पार्ट है इसको चुपके से हटाना पड़ेगा। तो आपका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0, ठीक है। या इसको आप ऐसा लिख दो, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप लिख दो यहाँ पे, है ना, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अगला देखते हैं अपन कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी अपन ने कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा नहीं अच्छे से, है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है थोड़ा सा पढ़ाया था, है ना, मुझे तो याद है अच्छे से। तो मैंने आपको जंप डिसकंटिन्यूटी जो होती है, कितनी तरह की होती है, वो सब मैंने आपको बताई थी। तो वो सब अपन पढ़ेंगे। बट अभी आपको एक कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन अगर जाननी है तो वो क्या होती है ना। तो डेफिनेशन लिखिए, इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी ड्रॉन। मैं पहले बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। देखो, कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, ये ऐसे, तो वो कंटिन्यूस है। पेन उठा के बनाना पड़े, जैसे tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ बनाना है तो वो आपको पेन उठा के बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये इतना हिस्सा आपने बना दिया, फिर आपको इतना हिस्सा बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, सॉरी, है ना। तो ये tan x का ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। उसी तरह से अगर आप बिना पेन उठाए बना सकते हो तो वो कंटिन्यूस है। सबसे सटीक और सबसे प्यारी डेफिनेशन, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी ड्रॉन without taking up without without lifting up pen, then the function is continuous। इसमें और कुछ समझाने का है नहीं, बिना पेन उठाए अगर आप बना सकते हो तो कंटिन्यूस। दो चार एग्जांपल देख लेते कंटिन्यूस फंक्शन के। y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज कंटिन्यूस बिकॉज साइन एक्स का ग्राफ अपने को आता है, ठीक है। अब ये ग्राफ आपने तो फिजिक्स में तो कितने बार पढ़ लिया होगा, एसएचएम में पढ़ा होगा आपने, फिर आपने कैपेसिटर में पढ़ लिया होगा, है ना। और मतलब करंट एंड मैग्नेटिज्म में तो इस ग्राफ का काफ़ी यूज़ होता ही है। तो आप इस ग्राफ से तो बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, इसका एप्लीकेशन भी देख लिया होगा आपने। अगर मैं बोल दूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस हो गया, टूट नहीं रहा है ना कभी भी। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स, ये भी कंटिन्यूस है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ याद है आपको बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये, ठीक है। अच्छा, रेंज के बारे में लिखवाने जा रहा हूँ मैं ना, तो अब रेंज के बारे में लिखते हैं अपन, है ना। अच्छा, रेंज क्या होती है, मैं पहले फिर से आपको हिंदी में समझा देता हूँ, है ना, वो फंडा अपना जो है फिर अपने को अंग्रेजी में समझ में आ जाएगा। अच्छा सुनना बच्चों बहुत ध्यान से, है ना। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज कंटिन्यूस फंक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वरना अपन रेंज ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते बिना ग्राफ बनाए। अगर आपको बिना ग्राफ बनाए डिफाइन करना है रेंज को, तो फंक्शन पहली बात ऐसा कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वो फंक्शन जो है वो नाचेगा। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम से लेके मैक्सिमम। जैसे ये cos x का ग्राफ है ना, इसको देखो आप लोग, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, ये -1, और सबसे बड़ा +1। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू -1 टू +1। इसकी रेंज देखते हैं अपन, तो ये ग्राफ पीछे तक जाएगा, नीचे पाताल लोक तक जाएगा -इन्फिनिटी तक, और ऊपर आकाश लोक तक जाएगा +इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। सही बात है। अच्छा, तो वही चीज़ मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, है ना। तो रेंज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन लिख लो, रेंज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन, या ऐसे लिख लो, फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम, लिखो, सॉरी, द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू
of a function gives its range। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल गिवन, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। क्या आ जाएगी रेंज इसकी? y बिलोंग्स टू -1 to 1। क्यों भाई? क्योंकि इसका ग्राफ अपने को आता है ना, ग्राफ इसका ऐसा होता है। तो ये मिनिमम वैल्यू है -1 y, और ये वैल्यू है y इज इक्वल टू 1। सिंपली 1 लिख लो आप। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक ये होता है। अच्छा, अब मान लीजिए आपको दो फंक्शन दिए जाए, एक फंक्शन नहीं, एक ही साथ आपको दो दो फंक्शन दे दिए जाए, तो आप कैसे डील करेंगे? तो लिखो आप यहाँ पे पहले, है ना, जैसे लेट f एंड g बी फंक्शंस विद बी functions with domain d1 and d2, then the function f plus g f minus g f into g f upon g are defined as। चलिए, बहुत आसान पार्ट है ना, देखते हैं अपन। देन द डोमेन लिख लेना बच्चों ने। मान लो कि सेट 1 का डोमेन या फंक्शन 1 का डोमेन क्या है, d1, फंक्शन 2 का डोमेन क्या है, d2। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि डोमेन ऑफ फंक्शन f प्लस जी, मतलब f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इन दोनों का कंबाइंड डोमेन क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? कंबाइंड डोमेन के लिए क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कि इनका डोमेन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर लिख देना। तो इनका डोमेन जो होगा ना, वो क्या होगा, इसका डोमेन और इसका डोमेन साथ में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्यों इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, सुनते हैं अपन, है ना। अच्छा बताओ, डोमेन मतलब होता क्या है? डोमेन का मतलब आपके दिमाग में आज के बाद जब भी मैं डोमेन बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो चीज ध्यान से सुनना, है ना। जब भी मैंने आपको डोमेन कहा तो आपके मन में आना चाहिए कि ऐसे एक्स की वैल्यू या ऐसे इनपुट जिनके लिए ये वाला फंक्शन जो है वो खुश रहे, दुखी ना हो। ठीक है, तो कुछ एक्स के लिए ये खुश रहेगा और कुछ एक्स के लिए ये वाला फंक्शन खुश रहेगा। दोनों एक साथ कब खुश होंगे? इसका डोमेन और इसका डोमेन जो भी होगा, उन दोनों को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो ना। कॉमन ले लो कि भाई कॉमन डोमेन में दोनों खुश रहेंगे, है ना। यूनियन मत ले लेना, क्योंकि यूनियन में क्या होगा कि कुछ में ये खुश रहेगा, उनमें ये, अरे यार, हाँ भाई, कुछ में ये खुश रहेगा और कुछ में ये खुश रहेगा। यूनियन नहीं लेंगे अपन, इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली खुश होना चाहिए, इसको भी खुश होना चाहिए और इसको भी खुश होना चाहिए, तो वो यूनियन इंटरसेक्शन में होगा। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, तो बेसिकली डोमेन क्या हो जाता है इसका, d1 इंटरसेक्शन d2। सेम थिंग गोज फॉर f माइनस जी। इन दोनों का डोमेन जो रहेगा ना, दैट विल बी d1 माइनस d2। चलो लिख ही लेते हैं ना। इनका डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। मैंने माइनस कह दिया था गलती से। थर्ड, अगर मैं बोलता हूँ f इंटू जी, तो f इंटू जी का जो डोमेन आएगा ना, कॉमन डोमेन, कंबाइंड डोमेन दोनों का जो आएगा, वो अगेन इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। फोर्थ देखते हैं, अगर अपन फंक्शन अपॉन फंक्शन लिखा हुआ है, तो इन दोनों का कंबाइंड डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कंबाइंड डोमेन जो हो जाएगा, सेम देखो, चारों जगह मैंने सेम चीज़ लिखी है, बट मैंने चारों चीज़ें आपको बताई। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना कि यार दोनों, ये दोनों साथ में खुश हो। ऐसे x की वैल्यू जहां पर दोनों साथ में डिफाइंड हो, खुश होना मतलब डिफाइंड होना। ठीक है, तो ये f भी डिफाइंड हो और g भी डिफाइंड हो, तो दोनों साथ में कब डिफाइंड होंगे, दोनों के कॉमन डोमेन में, मतलब दो, इसका डोमेन और इसका डोमेन जो होगा, इन दोनों का कॉमन हिस्सा, दैट इज इंटरसेक्शन, वहां पर ये लोग डिफाइन होंगे। ठीक है, लिख डालो। अच्छा, ये लास्ट वाला पार्ट जो है ना, इसमें एक अपन छोटी सी चीज लिख देते हैं। ये तो एक सेट है आपके पास, इसमें से आपको एक छोटा सा सेट घटाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, g जो है, फंक्शन g जो है वो डिनोमिनेटर में है ना। फंक्शन g डिनोमिनेटर में, तो कुछ x की वैल्यू के लिए अगर ये 0 हो रहा है तो आपको वो x हटाने पड़ेंगे,
है ना। चलिए तो यहाँ लिखो, मैं बताऊंगा आपको, फिर से वाला पार्ट है ना, वेयर डिनोमिनेटर फंक्शन इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन अगर जहां पर 0 हो रहा है तो वो वाले x आपको और अलग से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, क्योंकि आप इन दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर ये वाला हिस्सा भी तो हटाओगे जहां पर g 0 हो रहा हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है x³ प्लस 2x² एंड दूसरा फंक्शन है g(x), वो क्या है 3x² माइनस 1। आपको बोल रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ f प्लस माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते भाई अपन इसको, है ना। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप लोग इसको सॉल्व करें। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग पॉज करके एक बार सॉल्व करो, फिर प्ले कर लेना। ठीक है, आया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए तो देखो भाई, आपसे बोला क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ प्लस जी का मतलब यही होता है, दोनों फंक्शन को जोड़ देना। वो तो अपन शॉर्ट में एफ प्लस जी लिखते हैं। तो भाई फंक्शन वन क्या है, देखो x³ प्लस 2x² और फंक्शन टू क्या है 3x² माइनस 1। इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो डोमेन निकालना है। ठीक है, देखो डोमेन निकालना बहुत आसान है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो। डोमेन निकालने के लिए आपको करना क्या है, वो वाले x हटा देना है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। ठीक है, आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा x बताइए जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। कोई ऐसा x इस दुनिया में है जहां पर इस फंक्शन पे, मतलब उस x को अगर रख दिया इस फंक्शन पे तो इस फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी? नहीं, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा x नहीं है अपने पास। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, इसका डोमेन जो हो जाएगा ना, दैट विल बी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा सेम गोज विथ f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x³ प्लस 2x² माइनस 3x² माइनस माइनस 1। तो ये फंक्शन जो बन जाएगा ना, वो ऐसा कुछ बन जाएगा x³ माइनस x² प्लस 1। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा अगेन x बिलोंग्स टू r। क्योंकि यार कोई भी ऐसा x है ही नहीं ना जहां पर इसको दिक्कत जाएगी। सही बात है धनुश्री, है ना, आपका आंसर सही है। अच्छा f इंटू जी करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो x³ प्लस 2x² इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और जी ऑफ एक्स क्या है 3x² माइनस 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी सही है। आदित्य आपका भी सही है, और कशिश आपका भी सही है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंटरेस्टिंग केस बन रहा है क्या, शायद, पता नहीं। देखो भाई यहाँ से आप x कॉमन ले लो, क्या बन गया है x² प्लस 2। और यहाँ से आप कुछ भी कॉमन मत लो। बताओ भाई कोई ऐसा x है जिसको रखने में दिक्कत जाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है?
नहीं लगना चाहिए ना। तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन अपने को निकालने के लिए थोड़ा सा जो है सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एक्स क्यूब प्लस 2x² न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3x² माइनस 1। चलेगा? हाँ भाई, डोमेन बताइए क्या हो जाएगा इस केस में। कोई ऐसा x है जिसको रखने में दिक्कत है? आपका आंसर सही है कशिश ना। कोई ऐसा x है जिसको रखने में दिक्कत है? नहीं है ना, पक्का? अरे भाई इधर देखो, डिनोमिनेटर आ गया। जब जब डिनोमिनेटर आता है आपको चुपके से देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है। आप लिख लो कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 3x² शुड नेवर बी इक्वल टू 1। इसका मतलब x² शुड नेवर बी इक्वल टू 1/3। और इसका मतलब क्या हो गया कि x शुड नेवर बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। मतलब x की दो वैल्यूज अलाउड नहीं है, और कोई वैल्यू यहाँ पर जो अलाउड नहीं है ना। न्यूमरेटर को देखो बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूमरेटर एकदम खुश है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में ये वाला x रखने पर दिक्कत हो जाएगी। आप 1/√3 रख के तो देखो, 1/√3 जैसे ही आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर 0। ठीक है, थर्ड वाले में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जीरो को एलिमिनेट कर रहे हो। क्या दिक्कत है भाई, जीरो रखने से? रखो जीरो। जीरो रखने से आपका आंसर क्या आ रहा है, जीरो। मतलब फंक्शन जो है उसका आउटपुट जो है वो जीरो आ जा रहा है। जीरो वैलिड आंसर नहीं है क्या? वैलिड आंसर है भाई, जीरो रखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो ना हटाए। ठीक है, यहाँ पर आप 1/√3 हटाएंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बस यही दो नंबर हटेंगे, प्लस माइनस 1/√3। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू दुनिया के सारे नंबर, लेकिन ये दोनों नंबर हटा दो। एक्सक्यूज मी। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन में देता हूँ आपको, है ना। आपके पास ये रहा एफ ऑफ एक्स 1/x एंड जी ऑफ एक्स, ये है 1/x-1। ठीक है, आप लोगों को आपकी गलती समझ में आ रही थर्ड वाले में, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि जीरो एलिमिनेट होना चाहिए तो गिव मी अ रीज़न कि क्यों एलिमिनेट होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ अपॉन जी। ये डोमेन निकालना है आपको। मैं निकाल के देता हूँ आपको फटाफट। आप लोग जो है मेरा सॉल्यूशन मत देखो बस, है ना, अपना ईमानदारी से सॉल्व कर लो, आप हो जाएगा। ओके, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x-1, ये हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है और जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या है वो देख लो। और इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों साथ में डिफाइंड होने चाहिए। जहां पर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है और जहां पर जी ऑफ एक्स डिफाइंड है वो दोनों साथ में डिफाइंड हो। साइमल्टेनियसली जब भी आपको कोई चीज करनी हो तो आपको इंटरसेक्ट करना होता है, क्योंकि आपको उन दोनों के बीच में कॉमन एरिया या कॉमन पॉइंट चाहिए जहां पर वो लोग डिफाइन हो। तो ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ फंक्शन जी, ये आपका आंसर होना चाहिए। फंक्शन एफ का डोमेन तो आपके घर की काम वाली बाई बता देगी कि ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। ठीक है, और जी का भी जो डोमेन है वो ऑटो रिक्शा वाले बता देंगे कि सारे रियल नंबर लेकिन वन आप नहीं रख सकते हो। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन एरिया, कॉमन है ना। तो आर और आर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आर। और ये जीरो यहाँ से भी हटाना है और वन भी हटाना है, तो जीरो और वन दोनों को हटा दो। अरे भाई देखो, सिंपल, जीरो से इसको प्रॉब्लम है, वन से इसको प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या करो,
दोनों चीज़ हटा दो, दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको तो कहते हैं कॉमन चीज़, कॉमन एरिया या कॉमन पॉइंट्स निकालना। ठीक है ना, सही आपका आंसर निकल। एफ माइनस जी, सेम सेम विथ एफ माइनस जी ना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी लगा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। इनटू के लिए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x, और जी ऑफ एक्स क्या है, 1/x-1। इन दोनों का अगर मुझे डोमेन निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, एफ का जो डोमेन होगा और जी का जो डोमेन होगा उन दोनों के बीच में कॉमन कॉमन डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में खुश रखना है। ओके, दोनों को साथ में खुश रखना है। ठीक है, आपका आंसर भी आदित्य। धनश्री आपका भी ठीक है आंसर। कशिश आपका भी सही है, इसका भी सेम आएगा आंसर, है ना। ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो देखो भाई, आपको दोनों का डोमेन निकालना है तो एफ और जी का डोमेन निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन अगेन सेम आएगा, r माइनस 0,1। अगर आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स निकालना है ना, तो देखते एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x, जी ऑफ एक्स क्या है, 1/x-1। दोनों को अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके उचक जाएगा ना, उचक के ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपके सामने बचेगा क्या, x-1/x। अच्छा, अब देखो डोमेन, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन देखो क्या करते हैं ना बच्चे, डोमेन निकालने के लिए ये जो फाइनल शक्ल जो आती है ना, उस शक्ल से डोमेन निकाल देते कि यार ये जो x है ये 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी x 1 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी है। आप लोग ध्यान से सुनना है ना, ये शक्ल देख के डोमेन ना निकाले। ये शक्ल देख के डोमेन डेफिनेटली आपका क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। अगर मेरा क्वेश्चन ही ये होता, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन चालू हुआ होता, तो आप लोग क्या बोलते कि हाँ फिर तो आपका डोमेन यही रहेगा, क्योंकि आपको बस डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है। लेकिन अपना क्वेश्चन यहाँ से चालू नहीं हुआ है, अपना क्वेश्चन तो यहाँ से चालू हुआ है। तो बेसिकली वी आर डिवाइडिंग 1/x एंड 1/x-1। दिख रहा है आपको, ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों को 0 नहीं रखना है आपको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, ऊपर वाले को 0 नहीं रखना है तो आपको 0 हटाना पड़ेगा और इधर से 1 हटाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बोथ इन डिनोमिनेटर। ये तो डिनोमिनेटर है ही, लेकिन ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना। अच्छा, तो आपको एक चीज समझ में आई कि आपको यहां से डोमेन नहीं निकालना है, वरना आपका डोमेन ये आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज नॉट द डोमेन, गलती लिख के काट भी देना आप लोग, है ना। आप लोग ऐसा करेंगे जैसे कि आदित्य ने करा है, धनश्री ने भी करा है। ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और जब भी अपन रेसिप्रोकल लेते हैं, जब भी अपन रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकल में भी डिवीजन होता है ना। चलो उस बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ। इधर आते हैं, लिखिए फाइंड डोमेन ऑफ √(x²+1)। ये ऊपर वाला समझ में आया ना आपका, सिर्फ क्वेश्चन इतना होता, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है तो आपका आंसर यही होता। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लंबा सफर तय करके आया ना, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ध्यान रखना इस बात को आप लोग, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हर स्टेप में वो डिफाइंड होना चाहिए। ये वाला फंक्शन, इसका डोमेन निकालिए आप, और एक और फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ उसका भी डोमेन निकालिए। टू एक्स की पावर 4 माइनस x² + 1 डिवाइडेड बाय x²-4। ठीक है, चलिए इसका डोमेन तो कोई भी निकाल देगा।
क्या होता है, देखो इधर आप लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ खुश होनी चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए। ये लोग, ये चीज़ दुखी कब होती है, जब ये चीज़ नेगेटिव हो जाए, है ना। जब ये चीज़ नेगेटिव हो जाए तो आपने क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन शुड ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर आपने देखा, ओ तेरी, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वन, वन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। LHS इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। आप x का कोई भी वैल्यू डालो, आपको LHS हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अरे डाल के देख लो, x का जीरो डालो, यहाँ पे जीरो डालो, क्या मिला आपको, जीरो प्लस वन, वन। वन एक वैलिड आंसर है, अंडर रूट के अंदर वन अलाउड है। इधर देखते हैं, आप वन डाल दो, वन प्लस वन टू अलाउड है, माइनस वन डाल दो, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू अलाउड है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस कुछ हटानी नहीं है ना। लिख लो, दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ ए नंबर प्लस वन। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन ने डिनोमिनेटर को देखा और तुरंत जैसे डिनोमिनेटर दिखा आपने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये वाला पार्ट आप हटा दोगे डोमेन से, है ना। फिर अपन ने देखा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू फोर, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो आपका x प्लस माइनस टू नहीं होना चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, भाड़ में जाए, अपने को क्या करना, न्यूमरेटर जीरो हो या नहीं हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस टू एंड माइनस टू। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कशिश ने बस टू हटाया है, गलत है, माइनस टू भी जाना चाहिए ना। आदित्य आपका सही है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन जो है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लिखिए, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, तो सारी दुनिया जानती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, यू शुड नो ऑल द ग्राफ्स। ऑल ग्राफ्स शुड बी नोन टू यू, विच इज ऑलरेडी नोन, ये तो अपने को पता ही है ना। हाँ, अभी आपने करेक्ट कर दिया आंसर, गुड कशिश। एंड धनश्री आपका भी सही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अरे वो तो स्पेलिंग याद करने के लिए बोलता हूँ मैं से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सारे ग्राफ पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सबके ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको है ना कुछ समझाने वाला हूँ, डोमेन और रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज अपन दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हटा देते हैं। डोमेन और रेंज निकालना है आपको, किस किस का। सबसे पहला लिखिए क्वेश्चन, सबसे आसान, सबसे एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आने लगे कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक दुनिया में आ गए। y इक्वल टू साइन टू एक्स, y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, फिर मैं आपको और दूंगा क्वेश्चंस, है ना। आपको सबसे पहले डोमेन बतानी है, तो डोमेन तो कोई भी बता देगा। क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ भाई, साइन एक्स का ग्राफ सारी दुनिया को याद है, ये होता है एंडलेस ग्राफ है, ये चलता चला जाएगा इधर से और ये इधर से चलता चला जाएगा। क्या इस ग्राफ में कोई भी ऐसा एक्स है जिसको रखने पे दिक्कत जाएगी, कोई ऐसा इनपुट है जिसको रखने पे साइन एक्स बोलेगा कि नहीं नहीं हमको बुरा लग गया, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इट इज़ ओके विथ एनी एक्स, आप कोई भी एक्स रख सकते हैं। तो इसका डोमेन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, डोमेन का कॉलम बना देते हैं और इधर रेंज का कॉलम बना देते हैं।
तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू -1 to 1। चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, इतना तो यार है ना, इतना तो पता ही है अपने को। अच्छा एक चीज सुनो मेरी, अब है ना, लिखना छोड़ दो एकदम, सब कुछ छोड़ दो और आगे देखो। आगे देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब भी मैं साइन के सामने आर्ग्यूमेंट बदलता हूं, साइन के सामने अगर मैंने आर्ग्यूमेंट चेंज किया है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी रेंज नहीं बदलने वाली, उसकी रेंज जो रहेगी वो -1 से 1 ही रहेगी। आप आर्ग्यूमेंट को कुछ भी बदल दो, है ना, कितना भी बदल दो, उसकी रेंज नहीं बदलने वाली। समझ में आ रहा है? अरे 2x कर दो, √x कर दो, एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स क्यूब कर दो, x की पावर 5 कर दो, x की पावर 67 कर दो, x की पावर 1,00,000 कर दो, तो भी उसकी रेंज जो रहेगी ना, साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में ही नाचेगा। साइन की औकात ही इतनी है कि वो -1 से 1 के बीच में रहे। समझ में आ रहा है? रेंज कब बदलती है? रेंज तब बदलती है जब साइन का फंक्शन जो है उससे कोई नंबर मल्टीप्लाइड हो, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या हो गया भाई? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलो इसी इंक से लिख देता हूँ मैं। आपके सामने अगर ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 5, 5 नहीं लिखते अपन, कोई ऐसा नंबर लिखते, 3 इंटू साइन एक्स। क्या लिखा है? 3 इंटू साइन एक्स। अब इसकी रेंज बदल जाएगी, क्योंकि इसकी इतने से हिस्से की रेंज क्या होती थी, -1 से लेकर 1। अब 3 मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -3 से लेकर 3। समझ में आ रहा है आपने को? पक्का? ओके। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x√x, सबका रेंज जो है वो सेम है, मैंने आपको बता दिया। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए आपको अगेन वही यूज करना है कि साइन को तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साइन के अंदर आप कुछ भी डालो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी नंबर डालोगे वो हमेशा हर नंबर के साथ कोई ना कोई आउटपुट आपको देगा। लेकिन जैसे ये 2x है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखोगे √x, तो साइन को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट यहाँ पे मुंह बना के बैठा हुआ है। रूट बोल रहा है कि यार मेरे अंदर तुम नेगेटिव नंबर मत डाल देना, बहुत मारूंगा मैं। तो हमने बोला अच्छा ठीक है रो मत। हम डोमेन जो है उसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, ऑल रियल नंबर माइनस, ऐसा सोचो ना, देखो x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। डालो यहाँ पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं, जीरो भी डाल दो, जीरो भी डाल दो। तो आप क्या लिख दो, ऐसा लिख दो, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये ज़्यादा एप्ट होगा ना। 0 टू इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर डाले। हाँ ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को कोई पर्टिकुलर नंबर से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, तो हमेशा खुश रहता है। एक्स स्क्वायर हमेशा खुश रहता है, कुछ भी डाल दो आप इसके अंदर, कोई भी नंबर डाल दो। तो और साइन को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन इससे पूछता है कि हाँ भाई तुम मेरे अंदर बैठे हुए, पहली बात तो बताओ तुमको कोई दिक्कत है? ये बोलेगा नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका भी ऑल रियल नंबर होगा। चलो इंक चेंज नहीं कर पाएंगे अपन अभी, सिस्टम बुरी तरह से हैंग हो गया है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स, है ना, स्क्वायर हटा दो सबसे पहले, सिर्फ cos x होगा तो आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। cos की रेंज भी इतनी ही रहेगी, यहाँ पर 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स, है ना, cos स्क्वेयर एक्स अगर लिख दिया मैंने, तो अब आप सोचोगे थोड़ा सा, क्योंकि ये cos x जो फंक्शन है उसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर एक्स लिखा है, तो आप सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दिस इज द डोमेन। आप कोई भी नंबर डालो, डोमेन तो यही रहेगा। रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर आप सुनोगे तो आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा रेंज का, है ना, ढंग से सुनोगे और देखोगे तो आप सब कुछ लिखना छोड़ दे और देखिए। अगर ये नंबर स्क्वायर है, मतलब ये जो फंक्शन है वो किसी चीज़ का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ ए नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, यूं तो आमतौर पर cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, -1 से 1, लेकिन इस पूरी रेंज का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा
तो इसमें जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव कौन कौन से, -1 से 0 तक के जो नंबर्स है ना, और इसको ऐसे लिख दूँ मैं पहले, यूनियन 0 to 1, ठीक है। इस पूरी चीज़ का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया है तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -1 to 0 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो वैसे भी पॉजिटिव था। समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर करने के बाद हुआ क्या, नेगेटिव नंबर सारे गायब हो गए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर बचे मार्केट में। तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे 1 तक, ऑब्वियसली, क्योंकि 1 से ऊपर थोड़ी जाएगा, है ना। और 0 पे भी आपका क्लोज आएगा, क्योंकि कॉस 0 हो सकता है, तो और 0 का स्क्वायर जो है वो भी 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से अगर समझाऊंगा तो ग्राफिकली अपन देखेंगे कि ये ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का ग्राफ है ना। अच्छा, इस कॉस एक्स के ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, पूरे ग्राफ को स्क्वायर कर दिया। तो आप लोग देखोगे ना कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये नेगेटिव था, स्क्वायर करने पे क्या होगा ना कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये समवॉट ऊपर आ जाएगा, ऐसे जैसे मॉड में होता था, ये भी समवॉट ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो आपके पास रेंज में बचेगा क्या, सबसे छोटा वैल्यू, ये नीचे वाला तो गायब हो गया, नीचे वाला ग्राफ जो है वो गायब हो गया, और बस ऊपर वाला ग्राफ बचा आपके पास। गलत बन गया थोड़ा, है ना। कुछ इस तरीके से रफली ग्राफ आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू अब क्या हुई, 0, और मैक्सिमम क्या हुई, 1। तो इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1, और मिनिमम 0, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ग्राफ इसका बहुत एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, बट रफली ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अपन ने आज क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि कॉस साइन के अंदर आप चीज़ें अगर बदल दो, जैसे x, 2x, √x, एक्स स्क्वायर, तो उससे रेंज कभी भी नहीं चेंज होती है ना। हाँ, लेकिन फंक्शन का डोमेन बदल जाएगा अगर आपने जो फंक्शन रखा उस हिसाब से। और अगर आपने पूरी चीज़ का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से होता है क्या कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, जैसे -1 to 1 जो लिखा है ना यहाँ पे, इसके बीच में कुछ नेगेटिव नंबर ये वाले आएंगे, -1 से 0 और 0 से 1। तो ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। लिखो भाई, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2। इसका क्या निकालना है आपको, रेंज निकालना है। अरे आदित्य भाई, क्या बात कर दी है तुम सच में। देखो इधर, ये कॉस का पूरा स्क्वायर हुआ है, और यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर नहीं हुआ है भाई साहब। साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्स है, उसका स्क्वायर है, समझ रहे हो। साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्स है, उसका स्क्वायर है ये। ऐसा नहीं करा है मैंने। अगर आपको साइन का भी लिखना है तो लिख लो भाई 8th में कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अरे ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इनमें फर्क है ना। ये एक्स का स्क्वायर है और वो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट में बैठा हुआ है, और ये क्या है, साइन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा है, अब देखो भाई, इसका रेंज आमतौर पे क्या होता था, -1 से 1। साइन का भी -1 से 1 होता था, सही बात है। लेकिन अगर अपन ने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 0 से 1। रीजन मैंने आपको समझाया कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है ग्राफ का वो उचक के ऊपर आ जाता है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 पे आ जाती है और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 1 पर है। इस तरह से कुछ आपका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने कुछ वो नहीं करा है कि आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर, थोड़ा फर्क तो समझो यार कि ये आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर है और ये पूरे साइन का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। फंक्शन को अपन y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो y से रिप्रेजेंट करोगे अगर आप, तो भी आपको वो चीज़ समझना है कि दिस इज अ फंक्शन, है ना। रेंज निकालो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो आपने सिखाया नहीं, कॉस की पावर 4 और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया साइन की पावर 4 से। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी रेंज, अरे रेंज निकालना, डोमेन नहीं, डोमेन तो निकाल ही लेते। डोमेन में इसका डोमेन और इसका डोमेन लेते, दोनों को इंटरसेक्शन ले लेते, इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन। लेकिन रेंज आपको निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करो, हमेशा रेंज के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इफ यू कैन, ठीक है। सिंप्लीफाई इफ यू कैन। चलो एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अपन बाद में करेंगे, इसके पहले एक क्वेश्चन और करते हैं।
ऐसे थोड़ा सा इट विल मेक इट इजियर फॉर यू ना। लिखो फाइंड द रेंज ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमेशा आप क्या करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे है ना ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आपको याद नहीं होंगे है ना, लेकिन फिर भी चलो क्लास में होते तो मैं आपकी हालत ख़राब कर देता अभी, लेकिन अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप अपनी अंतरात्मा में झांके और बोलिए कि याद कर ले भाई, क्या कर रहा है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज आपको अगर याद करनी है तो याद करनी मतलब बतानी है, तो कैसे बताएंगे। ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट। पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई बता सकता है ये क्या होगा एक लाइन में। दिस इज नथिंग बट cos ऑफ 2x। अगर आपको cos 2x के फॉर्मूले याद है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, क्योंकि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते थे। एक होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये भूलना नहीं अपने को, ये भूल गए अपन तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, चलिए cos 2x का ये हो गया। तो ये वाला फंक्शन है क्या, दिस इज नथिंग बट cos 2x। आपने सिंप्लीफाई करके इसको क्या बना दिया, cos 2x। अब इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज तो कोई भी बता देगा, इसकी रेंज कोई भी बता देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि cos लफड़ा इसकी रेंज हमेशा क्या होती है, -1 से 1। वॉट एवर द लफड़ा बी, लफड़ा कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, रेंज कभी भी नहीं बदलेगी। ठीक है, और जिन केसेस में, चलो कुछ कुछ जगह पर अपन देखेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ये हो जाएगी है ना, रेंज कभी भी नहीं बदलेगी। इधर आते हैं, लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। मैंने सिंप्लीफाई करा, मैंने देखा अच्छा समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, मतलब क्या होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मेट है, तो क्यों ना मैं इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दूं। तो मैंने लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो सारी दुनिया जानती है 1 होता है। हाँ, अरे ये भी तो अपन जानते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग, अभी देखा था अपन ने। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos ऑफ 2x। cos स्क्वायर लफड़ा माइनस साइन स्क्वायर लफड़ा क्या होता है, cos 2 लफड़ा, है ना। तो जो भी यहाँ पे लफड़ा होगा उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे लफड़ा क्या है, हाफ, मतलब x/2, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 लफड़ा, 2 टाइम्स x/2। तो दिस थिंग विल बिकम cos ऑफ x। अच्छा, cos x ये बन गया। अभी आपका फंक्शन रिड्यूस होके इतना हुआ है ना, फंक्शन आपका सिंप्लीफाई होके इतना हुआ है। इसका रेंज तो आप आराम से बता सकते हो, cos x का रेंज मेरे को बचपन से याद है, -1 से 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन अपने को बहुत मिलेंगे ज़िंदगी में। ठीक है, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछे जाएंगे, है ना। मतलब इनसे थोड़े से मुश्किल ही होते हैं वहाँ भी, इतने आसान तो नहीं होते, बट फिर भी आपको फॉर्मूले बेसिक याद होने चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। ठीक है, करो करो करो, सॉल्व करो। ये 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बोल देना इसको। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखा है, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, वेरी इजी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। ये तो 1 होता है, और ये क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट cos ऑफ 2x। तो y इज इक्वल टू कॉस, ये अपन कर चुके हैं ना, मैंने 2 बार करा दिया, कोई बात नहीं। इसकी रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से 1। यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी रेंज अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालना काफ़ी आसान होता है। बच्चों आप आगे देखेंगे ना, लिखना छोड़ देना, लिखना छोड़ देना, वरना आप एकदम बहुत पछताओगे। क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस 2, दोबारा मैं क्वेश्चन को छाप रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखो, जब भी आपको ऐसे फंक्शन की रेंज निकालना हो तो आप हमेशा इसको ब्रेक करें, और ब्रेक करके देखो कि ये 2
और ये 1, इनका रेंज में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना भाई। अरे ये तो फिक्स है, दीज आर कांस्टेंट। रेंज किसके वजह से चेंज होगी? साइन एक्स की वजह से। साइन एक्स जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे रेंज बदलेगी इस पूरे फंक्शन की। तो आप पहले देखो कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है ना। साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेकर 1, ठीक है। -1 से लेकर 1 साइन एक्स की रेंज होती है। और ये जो रेंज है दिस इज एडेड विद 2, ये 2 के साथ एडेड। अच्छा, और क्या हुआ है ना कि इसका स्क्वायर भी हो रखा है, और बाहर एक 1 जो है उसको चुपके से ऐड कर दिया गया है ताकि आप लोग रेंज बता पाए। तो हमने देखा कि देखो एक ऐसा आइटम है जो -1 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है और वो 2 के साथ एडेड है। तो इस पूरी चीज़ की सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? -1 + 2। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई इसकी? -1 + 2 दैट इज 1। और इस पूरी चीज़ की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 2 दैट इज 3। तो ये 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगा और इस चीज़ का स्क्वायर भी है, ठीक है। तो पहले अपन ने आज क्या सीखा? सबसे पहली चीज़ अपन ने ये सीखी कि जो भी ये साइन एक्स की रेंज है ये यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है ना, ये 2 पर ऐड होता है। तो 2 - 1 1 होता है, 2 + 1 3, खत्म। रेंज को अपन ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट से। आपके पास अगर कल को एक ऐसी रेंज आए a + b + 3, तो आप रेंज को क्या बोल दोगे? 3 + a से लेकर 3 + b तक, ठीक है। अगर इसका डबल होना है तो आप क्या बोल दोगे? 2a से लेकर 2b तक, ओके। तो मैंने इसका डबल किया, अपन ने थोड़ी सी बफरिंग फेस करी होगी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 9 तक, दोनों में क्लोज्ड, +1। ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, और 9 + 1 कितना आ जाएगा? 10। 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन अपन आराम से घर पे सॉल्व करेंगे। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम्स tan x इंटू cos x। करिए भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से लेक्चर में थोड़ा सा बफरिंग इशू आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा होमवर्क आप लोग करिए सॉल्व, ओके। कल हम पॉलिनॉमियल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, कल मिलते हैं, है ना। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।